नमस्कार, मुद्दा घर में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। ममता का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ पकड़ने वाले शुवेंदु अधिकारी आज पहली बार ममता बनर्जी के खिलाफ आंदोलन करने जा रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी पूर्वी मेदिनीपुर में ममता सरकार के खिलाफ बड़ी पदयात्रा करने जा रहे हैं। शुवेंदु पश्चिम बंगाल में बड़े प्रभाव वाले नेता माने जाते हैं। कभी ममता के खास मंत्री और रणनीतिकार रहे शुवेंदु अधिकारी आज ममता की नीतियों के खिलाफ बिगुल बजाने जा रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी की पदयात्रा के ऐलान के बाद टीएमसी में भी बौखलाहट दिखाई दे रही है। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने शुवेंदु अधिकारी पर पलटवार करते हुए पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि शुवेंदु अधिकारी के पद यात्रा से टीएमसी को भारी नुकसान होने जा रहा है उस इलाके में। नहीं, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अब देखिए, शुवेंदु अधिकारी वो एक यंग जनरेशन का लीडर है, लेकिन किस पार्टी का लीडर था? तृणमूल कांग्रेस का लीडर था। अभी किस पार्टी में है? बीजेपी में है। तो उसका खुद का पॉपुलैरिटी कितना है, कितना मास उसका साथ है, उसका टेस्ट किधर हुआ? ममता जी जब पार्टी किया था, खुद पार्टी किया और कॉल दिया था कि यहां पर एंटी सीपीएम जो पार्टीज है वो सीपीएम को हराने के लिए एक मंच पे आ जाइए। लेकिन शुवेंदु अधिकारी अगर उनका पास मास सपोर्ट होता तो एक बार ममता जी के जो मास बेस है वो यूज कर रहे हैं। अभी बीजेपी का पास तो उसका सपोर्टर्स है, वो मंच पे वो है, लेकिन उनका खुद का पास क्या है, उसका टेस्ट किधर हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। टीएमसी का कोई आने जाना नहीं है। तो आज शुवेंदु जो है पदयात्रा करने वाले हैं। शुवेंदु अधिकारी पूर्वी मेदिनीपुर में ये पदयात्रा उनकी होने वाली है और इस लिहाज से भी ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफी वक्त से उनका बगावती तेवर था। कई मंच पर वो मौजूद जरूर रहे, लेकिन ममता के अगेंस्ट उन्होंने कुछ नहीं कहा था। पोस्टर्स हालांकि उन्होंने नहीं लगाए थे, तभी से उनके बाकी तेवर देखने शुरू हो गए थे। उसके बाद उन्होंने टीएमसी का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ थामा और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी पदयात्रा वो निकालने वाले हैं। 200+ का नारा यहां पर बीजेपी की तरफ से दिया गया है और एक अच्छी पकड़ उनकी बताई जाती है। एक टाइम पर खास रहे हैं ममता बनर्जी के, और उसी के साथ साथ एक प्रमुख रणनीति के तौर पर भी, रणनीतिकार के तौर पर भी उनको जाना जाता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित इस वक्त जुड़ चुके हैं। अपडेट ले लेते हैं उनसे। अमित, कितने बजे इस पदयात्रा की शुरुआत होनी है? जी 2 बजे पदयात्रा की शुरुआत होनी है अर्पिता। 2 बजे पदयात्रा की शुरुआत होगी। 1 किलोमीटर की पदयात्रा है और पदयात्रा के बाद वो एक विशाल रैली को संबोधित करने वाले हैं। और शुवेंदु अधिकारी के बहुत अच्छे मित्र सुनील सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, विधायक है सुनील सिंह। इनसे हम सीधे बात कर लेते हैं। ये बताइए, जिस तरीके से अब आज शुवेंदु अधिकारी का पदयात्रा है 1 किलोमीटर का, भी 2 बजे थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। उसके बाद वो रैली को संबोधित करेंगे, लेकिन उसको काउंटर टीएमसी करने जा रही है कुणाल घोष और सुजाता मंडल को रखकर। कल आप लोग को मालूम है कि कल तृणमूल कांग्रेस के वहाँ पर रैली हुई थी, जो टोटल फ्लॉप शो हुआ था। यहाँ से गए थे, यहाँ का सांसद सुब्रतो राय तृणमूल कांग्रेस का और बॉबी हाकिम, जो अपने आप को सबसे बड़ा नेता समझते हैं, फिराद हाकिम, वो लोग का रैली किए थे। टोटल रैली फ्लॉप हुआ था। आज हमारे नेता, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता शुवेंदु अधिकारी जी का 1 किलोमीटर की रैली है और वहाँ पर एक मीटिंग होने वाली है। आप देखिएगा हजारों की संख्या में आज शुवेंदु अधिकारी के पदयात्रा में लोग शामिल होंगे और उनका मीटिंग में शामिल होंगे और सक्सेस रैली मिदनापुर में आज होने जा रही है। तो यानी अर्पिता थोड़ी देर बाद जो है पदयात्रा शुरू हो जाएगी। शुवेंदु अधिकारी की 1 किलोमीटर की पदयात्रा है अर्पिता। 1 किलोमीटर के पदयात्रा के बाद विशाल रैली को संबोधित करेंगे और इस रैली को जवाब देने के लिए टीएमसी ने कुणाल घोष और सुजाता मंडल को 2 बड़े नेता जो टीएमसी के हैं उन्हें मिदनापुर भेजा है, ताकि टीएमसी जो है वो काउंटर कर सके बीजेपी के इस रैली को। जी अर्पिता। बिल्कुल, और एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा झटका जरूर यहां पर टीएमसी को लगा था जब इस बात का ऐलान हुआ कि शुवेंदु अधिकारी अब बीजेपी के साथ होंगे। हालांकि बगावती तेवर उनके दिख रहे थे। लोकसभा की 13 सीटों पर देखिए उनकी पकड़ मानी जाती है। नंदीग्राम शुवेंदु अधिकारी का गढ़ रहा है। विधानसभा की 40 से 45 सीटों पर असर डाल सकते हैं आने वाले विधानसभा चुनावों में। तो बीजेपी के हाथ में एक तुरुप का इक्का एक तरीके से इसको देखा जा रहा है। तो 2 बजे बताया जा रहा है पदयात्रा की शुरुआत होगी।
तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के ज्वाइन करने के बाद अपने ही डिस्ट्रिक्ट, अपने ही घर के सामने शुभेंदु अधिकारी जी ने अपना ही रोड शो करेंगे। और रोड शो शुरू होने के पहले पूरी तरह से उसके घर के सामने जो देख रहे हैं बीजेपी की तमाम जो सपोर्टर है वो आ गई है और वो शुरू कर दी है उसकी जो छास। अब देख सकते हैं कि ये है दीघा बाईपास की रास्ता और वहाँ पर पूरी तरह से शुभेंदु अधिकारी जी की जो पोस्टर, बैनर सब कुछ लगा दिया है और बीजेपी की फ्लैग भी है। जहाँ पर कुछ ही दिनों में जो कैंपेन चल रही थी शुभेंदु अधिकारी की तरफ, जो दादार अनुगामी, और उसके साथ साथ बंगाल में बीजेपी की तरफ से जो कैंपेन चल रहे थे R9 और 9, उसी की तस्वीर लेकर इसी पूरी तरह से ये जो कांथी की रास्ता है इसी के ऊपर ये पोस्टर, बैनर्स, फ्लैश छा गई है। तृणमूल कांग्रेस भी कांथी में एक मीटिंग भी किया था और उसी मीटिंग से तृणमूल कांग्रेस की जो तमाम जो लीडर है वो लीडर लोगों ने शुभेंदु अधिकारी जो और उसका फैमिली को पूरी तरह से नमन किया है। और आज ही ये रोड शो में शुभेंदु अधिकारी को कहना है पब्लिक, ये बंगाल की जनता उसके साथ है, वो ये दिखाएंगे। श्रेष्ठ नारायण जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त बने हुए हैं। श्रेष्ठ नारायण जी, जहां एक तरफ देखिए शुभेंदु अधिकारी वो बड़ा चेहरा था जो ममता सरकार को सत्ता में लाने में एक अहम किरदार जिसने निभाया था, आपको क्या लग रहा है कितना फर्क बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी को इसका फायदा पड़ेगा? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। वो ग्राउंड से जुड़ा हुआ वो नेता है, ममता के साथ रहे, 2007 से ही वो आंदोलन में लगे रहे और बल्कि उनके पिताजी भी। तो वो अब तक 2011 के चुनाव में हमने तो देखा था मिदनापुर एरिया में कितना उसका जलवा था, तो उसने इनको मदद की, जिताया और बाद में भी हमेशा उसका नेक्स्ट नंबर रहा। लेकिन ममता बनर्जी की मोहब्बत जो है अपने भतीजे को बुलंद करने की जो हुई, उसमें उनके बहुत सारे लोग निकल गए। शुभेंदु अधिकारी तो जो पब्लिक डोमेन में आ गया, हर आदमी जान रहा। तमाम जो पॉलिटिकल वर्कर आता है बंगाल में या पूरे देश में, कांग्रेस क्यों खत्म हुई? क्योंकि गारंटी है कि टॉप पर तो पहुंचने का रास्ता नहीं, उसी तरह से वहां भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया, तो ब्लॉक करते ही वो कमजोर हो गई। और शुभेंदु अधिकारी वहां नंदीग्राम में तो पूरे के पूरे लेफ्ट फ्रंट की सरकार को हिला कर दिया था भाई, और वही था, ये तो भाषण करने ही जाती थी ना। तो आज भी वो खेल कर रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दादार अनुगामी कितने लोग होते हैं, कितने लोग आते हैं। अगर वो संख्या उन्होंने बढ़ा ली तो उस इलाके में दक्षिणी बंगाल दक्षिणी हिस्से में वो एरिया जो है मिदनापुर डिवीजन जो है, जहाँ झारग्राम भी है और भी हैं। तो अब एक बात और ध्यान रखिएगा, बीजेपी का वो बीजेपी की जो आदि पार्टी है जनसंघ, उनके जो पहले 2 MP आए थे उनमें से एक वहीं से थे, निर्मल बाबू। तो इसलिए दुर्गा बाबू, इसलिए उसको आप हल्का मत समझिए। वहां पे बीजेपी के संस्कार तो थे ही। अब आज उसको इंगेज करेंगे और अमित शाह उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अमित शाह का पांव छू लिया उसने, तो वो पहलवान मेहनत करेगा और वो मुझे लगता है ममता को जो उस इलाके में मिदनापुर डिवीजन में तो उनको नुकसान कर ही ले जाएगा। ठीक है, देखिए पूरी तैयारियां यहाँ पर हो गई हैं, पदयात्रा निकालने जा रहे शुभेंदु अधिकारी और जाहिर तौर पर ममता के खिलाफ यहाँ पर आज वो बोलेंगे। हमारे साथ अमित मौजूद है। अमित, ये 1 किलोमीटर ये लंबा पदयात्रा होने वाला, उसके बाद संबोधन भी करेंगे। हालांकि खुद शुभेंदु अधिकारी एक बड़ा चेहरा है, लेकिन और कौन कौन से बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। शुभेंदु अधिकारी एक बड़ा चेहरा है और उनके साथ जो है कुछ नेताओं को यहाँ से भेजा गया है। हमने सुबह बीजेपी ऑफिस से बात करने की कोशिश की कि कौन कौन से और बड़े चेहरे जा रहे हैं, तो फिलहाल उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन शुभेंदु अधिकारी एक मिदनापुर की अगर बात करें तो बहुत बड़ा चेहरा है और शुभेंदु अधिकारी का बताया जाता है कि 45 से ज़्यादा विधानसभाओं पर उनकी पकड़ है। यानी 45 जो विधानसभा चुनाव आने वाले कुछ महीने में होने वाले हैं, उसके 45 सीटों पर उनका सीधा प्रभाव और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि वायलेंस, जो हिंसा की जो खबरें आती हैं मिदनापुर के एरिया से काफ़ी ज़्यादा आती हैं, उत्तर 24 परगना, साउथ 24 परगना से काफ़ी ज़्यादा आती हैं। हम सीधे बात कर लेते हैं सुनील सिंह से, क्योंकि सुनील सिंह भी पहले टीएमसी में थे और टीएमसी के बाद इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। ये बताइए, हिंसा की खबरें बहुत ज़्यादा आती हैं, चाहे वो मिदनापुर से हो, नॉर्थ 24 परगना, आपके इलाके से थोड़ी देर 20 किलोमीटर की दूरी पर, 25 किलोमीटर की दूरी पर खड़दा में कल लाठीचार्ज पुलिस ने किया। साउथ 24 परगना से आता हिंसा की खबरें इतनी क्यों आती हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल में हिंसा की राजनीति हो रही है। ये लोग समझ चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में माँ माटी की मानुष सरकार अब नहीं रहेगी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने वाली है। हमारे पश्चिम बंगाल का सभापति दिलीप घोष ने बोले थे 2019 में हाफ और 21 में साफ।
तो 28 में साफ होने की सरकार हो भारतीय जनता पार्टी जो बनने जा रही है और हिंसा की राजनीति जिस हिसाब से तृणमूल कांग्रेस कर रहे हैं। ठीक है अमित, देखिए रहिए साथ। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ममता पर समाज को धर्म के नाम पर बांटने का आरोप लगाया। अधीर रंजन ने बंगाल की दुर्दशा के लिए ममता को जिम्मेदार ठहराया। ममता बनर्जी पिछले 10 सालों से हमारी मदद से सत्ता में आई, लेकिन सत्ता में आने के बाद पिछले 10 सालों से सारे दहशतगर्द, सारे हिंसा वो किसके खिलाफ किया था? कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी के खिलाफ। अब बीजेपी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं निकलते हो, लेकिन दिन रात आप कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी को खत्म करने की हर संभव प्रयास कर रही हो। देखिए बंगाल में आजकल फुल बवाल जारी है। बीती रात पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पुलिस ने बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठी चलाई। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर उनके एक साथी को बिना वजह गिरफ्तार करने का आरोप लगाया और इसी के विरोध में खरदाहा पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुए थे, जिन्हें पुलिस ने थाने के गेट से बाहर खदेड़ दिया। हाथ में डंडे लिए पुलिस वाले इन प्रदर्शनकारियों को दूर तक दौड़ाते नजर आए। अचानक हुए लाठीचार्ज की वजह से वहां सड़क पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। सड़क के दोनों तरफ लगी गाड़ियों की कतार के बीच पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को पीटते दिखे और इतना ही नहीं, कई प्रदर्शनकारियों को तो पुलिस पकड़कर अपने साथ थाने ले गई। तो ये थाने की तस्वीर आप देख रहे थे, जहां थाने के भीतर भी पुलिस वाले कुछ प्रदर्शनकारियों को पीटते हुए नजर आए। आरोप ये लगा कि कुछ लोगों को पकड़ा गया, थाने के अंदर ले जाया गया और वहां पर भी उनकी पिटाई हुई, महिलाओं की भी पिटाई हुई। ये भी एक बड़ा आरोप और तस्वीरों में भी दिख रहा है कि किस तरीके से महिलाएं वहां जो पहुंची थी कार्यकर्ता, वो भी भागते हुए नजर आ रही हैं। এখানে পুলিশ অফিসাররা যারা মহিলাদেরকে মারধর করেছে, বাংলায় ল অ্যান্ড অর্ডার কিছু নেই। পুলিশ মমতা ব্যানার্জি তালিবানি শাসনের একটা অঙ্গ হয়ে গেছে। वहीं बीजेपी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के लिए ममता सरकार को घेरा। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया और लिखा कि खरदाहा पुलिस स्टेशन विरोध दर्ज कराने गए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। महिलाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई देखिए। एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए राज्य में महिलाओं के साथ पुलिस असंवेदनशील और अमानवीय व्यवहार कर रही है। शर्म करो ममता जी, जनता माफ नहीं करेगी। तो ये ट्वीट कैलाश विजयवर्गीय का आया। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित देखिए, अब यही सवाल उठता रहता है कि जिस तरीके से चाहे वहां बड़े नेता बीजेपी के पहुंचे, कार्यकर्ता हैं, उन पर कई बार ऐसे ही पथराव की खबरें भी हम देखते हैं। आज जो पदयात्रा हो रही है उसमें सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि 1 किलोमीटर का ये लंबी पदयात्रा है, वहां पर भी ऐसी घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करें अर्पिता, तो व्यापक सुरक्षा की व्यवस्था किया गया है और कई थानों का जो इस वक्त मेदिनीपुर में कई थानों का जो है पुलिस को डिप्यूट किया गया है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी मेदिनीपुर में तैनात किया गया है कि ताकि किसी भी तरीके से कोई हिंसा की खबर ना हो, किसी भी तरीके से कोई अनहोनी की खबर ना आए। अगर हम बात करें खरदा में, जो बीते कल जो तस्वीरें आई थी खरदा से, तो खरदा जो है वो जो थाना है वो अर्जुन सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है और अर्जुन सिंह सांसद से जब आज सुबह मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा था कि उनके कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए गए थे और उनका आरोप था कि पुलिस ने एक शख्स को ऐसे ही उनके कार्यकर्ता को पकड़ लिया था जिसका कोई लेना देना नहीं था, उसका विरोध प्रदर्शन में वो गए थे और उन पर थाने के अंदर ही लाठीचार्ज हुआ। तो उस अब आगे की रणनीति क्या होगी? क्या इस मामले को लेकर वो कोर्ट जाएंगे? क्योंकि पहले भी इस तरीके के मामले को लेकर देखिए, बड़ी जानकारी है कि 2 बजे इस पदयात्रा की शुरुआत होनी है। अब से थोड़ी देर में इस पदयात्रा की शुरुआत होगी। मंच सज चुका है,
पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में टीएमसी और बीजेपी के बीच इस बीच एक बार फिर खूनी झड़प हुई है। बीजेपी का आरोप है कि हिंसा की शुरुआत टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने की और जुलूस के दौरान पथराव किया। यह हंगामा तब हुआ जब बीजेपी का जुलूस टीएमसी के एक दफ्तर के सामने से गुजरा। अचानक हुए पथराव का जवाब जुलूस में शामिल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी पत्थर बरसा कर दिए। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी के झंडे लेकर चल रहे थे। हिंसा शुरू होते ही झंडे डंडों में बदल गए। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। कोई हमला करने के लिए तो कोई खुद को बचाने के लिए दौड़ता दिखने लगा। पुलिस वाले भी मौके पर मौजूद रहे, लेकिन सिर्फ वहां पर खड़े रहे, तमाशबीन बने रहे। इस हिंसा के बीच बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता बुरी तरह से जख्मी हुए। पत्थर लगने की वजह से एक नेता के सिर पर गंभीर चोट आई, जिसे कुछ लोग बचाकर ले जाते हुए भी दिखाई दिए। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि बीजेपी बंगाल को इस खून खराबे से मुक्ति दिलाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह सब कुछ ममता बनर्जी के इशारे पर हो रहा है। दिलीप घोष जी, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक और कार्यकर्ता की आपकी हत्या कर दी, तृणमूल कांग्रेस इनकार कर रही है। तृणमूल जो खून करता है कभी स्वीकार करता है क्या? हर रोज टीवी में लाश दिखाई देता है, पेपर में फोटो आती है। यही यहाँ की सुबह उठकर हम इसी समाचार को सुनते हैं। बंगाल की इस प्रकार हिंसा की राजनीति से लोग बोर हो चुके हैं, इससे मुक्ति चाहते हैं और भाजपा ही इससे मुक्ति दिला सकती है। मैंने गृह मंत्री से बात की थी उस ट्रक पे जिस पे आप थे, उन्होंने कहा कि इसकी जांच कराएंगे हम जब हमारी सरकार आएगी तो। बिल्कुल जांच करेंगे और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। खूनी हो और खून में मदद करने वाले हो, या तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिसर बैठे हुए हैं उनके हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। उसका हर चीज़ का जाँच होगा। खाली इतना ही नहीं है, जो यहाँ जो भ्रष्टाचार चरम पर है, पंचायत से पार्लियामेंट मेंबर तक जुड़े हुए हैं, इनकी भी जांच होगी और उसका बराबर उसका हिसाब होगा। सर, इस हत्या को लेके क्या आप लोग कोई डेलीगेशन भेज रहे हैं या आप लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं? हत्या तो देखिए, इसके खिलाफ हम लड़ाई कर रहे हैं लोकतांत्रिक पद्धति से, एजिटेशन बंद जो भी करना है। और हमारे माननीय गृह मंत्री जी, इलेक्शन कमीशन, महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल तक हमने ज्ञापन दिया है, उनको जानकारी दी है, पूरी लिस्ट भेजा है और आपको भी हम बात बीच में बताते रहते हैं। तो जो लोकतांत्रिक पद्धति में जो व्यवस्था है उसके आधार पर हम लड़ रहे हैं और ये जो बलिदान है हमारे कार्यकर्ताओं का, ये बेकार नहीं जाएगा। इस बलिदान के माध्यम से बंगाल में जागरण हो रही है और इसी के माध्यम से परिवर्तन भी होगा। तो देखिए 2 बजे ये पदयात्रा इसकी शुरुआत होनी है। शुवेंदु अधिकारी जो कि टीएमसी का दामन छोड़ चुके हैं, बीजेपी के साथ आ चुके हैं, खुलकर ममता सरकार के अगेंस्ट बोलेंगे। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अमित, देखिए तकरीबन अब 2 बजने ही वाले हैं, क्या खास तैयारी अमित आप देख रहे हैं वहां पर? कब तक ये पदयात्रा जो है शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल, आपसे थोड़ी देर बाद ये पदयात्रा शुरू हो जाएगी। 1 किलोमीटर की पदयात्रा है। पदयात्रा के बाद जो है एक जनसभा को वो संबोधित करेंगे और थोड़ी देर बाद यहाँ पदयात्रा शुरू हो जाएगी। और अगर हम बात करें तो सुरक्षा के व्यापक व्यवस्था की गई है। काफ़ी पुलिस फोर्सों को डिप्यूट किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को यहाँ पर डिप्यूट किया गया। कई थानों के पुलिस को आज यहाँ पर डिप्यूट किया गया है, ताकि जिस तरीके से पूर्वी मिदनापुर हो या पश्चिमी मिदनापुर हो या उत्तरी मिदनापुर, हर जगह से हिंसा की खबरें आती हैं, चाहे वो नॉर्थ 24 परगना हो, साउथ 24 परगना, और वो गढ़ जिस तरीके से उसका एक काउंटर अटैक करने जा रही है टीएमसी इस रैली का, कुणाल घोष और सुजाता मंडल के जरिए, तो कहीं इस तरीके से हिंसा की खबरें ना हो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच में, बीजेपी और टीएमसी, इसको लेकर सुरक्षा के व्यापक व्यवस्था की गई है। सुनील सिंह से हम बात कर लेते हैं। मेदिनीपुर में रैली होने जा रही है आपके दोस्त शुवेंदु अधिकारी की, किस तरीके से इसको देखते हैं? कितना बड़ा टेंट है टीएमसी के लिए? देखिए, रैली बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ शामिल हो रहे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, और पश्चिम बंगाल में कहीं भी हम लोग पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है। हर एक बूथ के ऊपर हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, खासकर पुलिस द्वारा ही अत्याचार हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस के पास ठीक है अमित, मैं लौटूंगी आपके पास जल्दी से। शेषनारायण जी से भी एक रिएक्शन ले लेती हूँ। शेषनारायण जी, जरा ये बताइएगा कि पूर्वी मेदिनीपुर ही को क्यों चुना गया यहाँ पदयात्रा के लिए, और क्या टीएमसी रणनीति नहीं बना पाई? क्योंकि टीएमसी ये कह रही है कि भाई शुवेंदु अधिकारी बड़ा नाम तब थे जब वो टीएमसी में थे, अब तो वो बीजेपी में है, तो यानी बड़ा नाम नहीं रह गए वो। नहीं, बड़ा नाम थे, उन्हीं के बल पे तो वहाँ रैली होती थी मेदिनीपुर में, पूर्वी मेदिनीपुर में, या पूरे मिदनापुर मंडल में, तो उन्हीं के बल पे होती थी। अब वो चले गए हैं, तो उनके कार्यकर्ताओं को धमकाने वमकाने का जैसा बंगाल में रिवाज है कि आपके कार्यकर्ता को हमारा योर कार्यकर्ता, योर गुंडा इज ए गुंडा एंड माय गुंडा इज मिलिटेंट, ये वहां पे नारा लगाया जाता है। तो हम अपने इनके जो मिलिटेंट हैं अपने गुंडों को वहां आगे करके मार, एक्चुअली गुंडों का जो रोल हो गया है बंगाल में, अब की अगर बीजेपी सरकार बनती है तो इनको चाहिए कि गुंडाहीन अगर करने का एक अभियान चला दें, जैसे
कांग्रेस मुक्त भारत था, वैसे गुंडा मुक्त बंगाल अगर बनाने का अभियान चला दें तो ये समाज का, राजनीति और बंगाल का बहुत कल्याण होगा। वरना आज वहां गुंडे सेंट्रल स्टेज हैं और इससे डेमोक्रेसी को खतरा है। तो इन गुंडों का जो राज है उसको खत्म करें, और ये पिछले 40-45 साल चल रहा है वहां, तो इसको खत्म करने के लिए उनको कोशिश करना चाहिए। और अब बताइए, वहां उनकी जब रैली डेमोक्रेसी में निकल रही है तो आप 2 ही लोग अपने और भेज दे रहे हैं, ये क्यों भेज दे रही? अरे कहीं और रैली कर लो, 2 दिन बात कर लेना। लेकिन नहीं, वहीं भेजेंगे क्योंकि पुलिस उनके पास है। और पुलिस, हालांकि वो जो नेताजी कह रहे थे बीजेपी वाले कि तालिबानी पुलिस है, तालिबानी इंस्पेक्टर है, बुनियादी गैर जिम्मेदार बयान है, लेकिन पुलिस वहां पे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करती है, इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन सरकारी कर्मचारी को तालिबानी कहना सरासर गलत। ठीक है, रहिए आप साथ। देखिए, बीती रात पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पुलिस पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगा। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर उनके एक साथी को बिना वजह गिरफ्तार करने का आरोप लगाया और इसी के विरोध में खरदा थाने में बाहर वो लोग जमा हुए। लेकिन पुलिस को बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध रास नहीं आया और पुलिस वालों ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। गुस्साए पुलिस वालों ने बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं पर भी डंडे बरसाए, जिनमें एक महिला कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल हुई। बीजेपी ने बंगाल पुलिस के रवैये को ममता सरकार का तालिबानी रुख करार दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, थाने में विरोध जताने पर लाठीचार्ज, बीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, महिला कार्यकर्ताओं की भी पिटाई। बेतहाशा भागते बीजेपी कार्यकर्ता और पीछे पीछे लाठी डंडों के साथ पुलिस। ये है पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के खरदा पुलिस स्टेशन का मंजर। एक साथी के झूठे आरोपों में गिरफ्तारी का विरोध करने बीजेपी कार्यकर्ता खरदाहा थाने पहुंचे तो ममता बनर्जी की पुलिस को आपा खोते देर नहीं लगी और जब पुलिस बेलगाम हुई तो बीजेपी के कार्यकर्ता जान बचाने के लिए उल्टे पांव भागते नजर आए। फिर तो पुलिस के हत्थे जो चढ़ा उसकी शामत आ गई और तो और एक महिला कार्यकर्ता को भी पुलिस ने नहीं बख्शा। आरोप है कि पुलिस की पिटाई की वजह से उसके मुंह से खून बहने लगा। हालत ये हो गई कि वो चल तक नहीं पा रही थी। पुलिस के डंडों के डर के बावजूद कुछ कार्यकर्ता उसे थाने से बाहर ले जाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन बुरी तरह जख्मी इस महिला कार्यकर्ता की हालत पर भी पुलिस वालों को तरस नहीं आया। महिला को सहारा देने वाले बीजेपी कार्यकर्ता को एक पुलिस वाला जबरन घसीट कर ले जाता दिखा। इस दौरान महिला बुरी तरह दर्द से चीखती रही। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर निशाना साधा। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया, खरदाहा पुलिस स्टेशन विरोध दर्ज कराने गए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। महिलाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई देखें। एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए राज्य की महिलाओं के साथ पुलिस असंवेदनशील और अमानवीय व्यवहार कर रही है। शर्म करो ममता जी, जनता माफ नहीं करेगी। दर्द से मची इस चीख पुकार को सुनकर कई महिला कार्यकर्ता पुलिस के खौफ के बावजूद मदद के लिए आगे आईं और उन्हें थाने से बाहर ले जाने लगी। लेकिन इससे बेअसर बंगाल पुलिस के सिर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई की धुन सवार थी। कई पुलिस वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं का पीछा करते करते सड़क तक पहुंच गए और उन्हें पीटते हुए दोबारा थाने की तरफ ले जाते दिखे। पुलिस के इस रवैये की वजह से बीच सड़क पर अफरा तफरी मच गई और अचानक वहां से गुजरने वाली गाड़ियों में ब्रेक लग गया। बीजेपी ने बंगाल पुलिस के इस रवैये की तुलना ममता सरकार के तालिबानी रुख से की है। বাংলায় ল অ্যান্ড অর্ডার কিছু নেই, পুলিশ মমতা ব্যানার্জি তালিবানি শাসনের একটা অঙ্গ হয়ে গেছে। बीजेपी ने इस घटना को कोर्ट में ले जाने का मन बना लिया है। बीजेपी सीसीटीवी से मिले सबूतों के आधार पर बंगाल की पुलिस को कोर्ट में ले जाने की चेतावनी दे रही है।
बंगाल में विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन टीएमसी और खासतौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीजेपी के हमले और तीखे होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कल किसान सम्मान निधि के तहत 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए देने जा रही है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं कि केंद्र की तरफ से किसानों को किसी तरह की मदद मिले। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी अपने राज्य के किसानों के खाते में सीधे पैसा नहीं चाहती, बल्कि वो चाहती हैं कि केंद्र ये पैसा राज्य सरकार को दे ताकि टीएमसी किसानों के हिस्से से अपने चुनाव के खर्च का हिस्सा निकाल सके। दूसरी तरफ कभी ममता के खास रहे और अब बीजेपी में शामिल हो चुके शुवेंदु अधिकारी पूर्वी मेदिनीपुर में पदयात्रा निकालने जा रहे हैं और जाहिर है उनके निशाने पर आज ममता ही होंगी। किसानों का पैसा सीधे अब केंद्र सरकार किसानों के अकाउंट में भेजती है, उसे ममता सरकार कह रही है कि हमें दीजिए, हम देंगे। देखिए, हमलावर कुछ नहीं है। हमारा पूरे भारतवर्ष में किसान सम्मान निधि का जो रुपया किसानों को पहुंच रहा है, लेकिन दुर्भाग्यशाली हैं बंगाल के किसान, जहां पर ममता बनर्जी उस पैसे को नहीं देने दे रही है। उसका कारण है कि ममता बनर्जी उसी पैसे को लेती हैं जिस पैसे को वो अपने ट्रेजरी में डाल सकती हैं। डायरेक्ट बेनिफिशियरी के पास अगर पैसा जाए तो ममता बनर्जी को बहुत तकलीफ़ है, क्योंकि वहाँ से वो पैसा अपने और अपने जो उनका करप्शन सिस्टम है, करप्ट सिस्टम है अपने परिवार का, उसमें वो रुपया जाएगा नहीं। और बेनिफिशियरी के पास पहुँचने से उनको तकलीफ़ है, क्योंकि लोगों के पास पहुँचने से उनको कोई फ़ायदा नहीं है। वो सारा रुपया का मालिकाना हक लेना चाहती हैं। जिस तरह से उम्फान में जब 1000 करोड़ रुपया आया, उसके बाद उन्होंने एकदम उस पैसे को सीधे अपने पार्टी के कैडरों, अपने लोगों, अपने परिवार के लोगों में उन लोगों ने इस तरह से पैसा का मिसयूज किया। अमित, देखिए आज शुवेंदु अधिकारी मेदिनीपुर में पदयात्रा करने वाले हैं। अब क्या 2 बजे ये कार्यक्रम था, क्या इस पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है? जी हाँ, बिल्कुल। पदयात्रा की शुरुआत अब से थोड़ी देर में पदयात्रा की शुरुआत होगी यहाँ पर मेदिनीपुर में। और अगर हम बात करें किसानों को लेकर, तो किसानों को मुद्दे पर एक बार फिर जो है बीजेपी जो है टीएमसी को घेरने की कोशिश कर रही है, सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि सीएम ममता बनर्जी पीएम सम्मान निधि योजना के तहत जो किसानों के अकाउंट में सीधे पैसा जाता है उसे वो भेजना नहीं चाहती है। इसी वजह से वो कह रही हैं केंद्र को कि उनको पहले भेजा जाए। तो एक बार फिर जो है बीजेपी ने सूबे के मुख्यमंत्री पर हमला किया है और इस बार किसानों के मुद्दे को लेकर हमला किया है। अगर हम बात करें तो इस मुद्दे को लेकर हमने सुबह में अर्जुन सिंह से बातचीत की है। उन्होंने भी साफ साफ कहा है कि जो केंद्र के उनका आरोप है कि राज्य सरकार जो है केंद्र के जरिए जितनी भी सहायता राशि भेजी जा रही है उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही है। अर्पिता, ठीक है अमित, रहिए साथ। देखिए, बीजेपी सांसद इस बीच राकेश सिन्हा ने ममता बनर्जी पर केंद्र की योजनाओं को बंगाल में लागू नहीं करने का आरोप लगाया। राकेश सिन्हा ने कहा कि किसान ममता की प्राथमिकता पर कभी नहीं रहा। और इतना ही नहीं, राकेश सिन्हा ने यह भी कहा कि ममता खुद चाहती हैं कि बंगाल में किसान की हालत दयनीय बनी रहे और वो अपनी जमीन बेचता रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर किसानों को डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेंगे, एक बड़ी रकम ट्रांसफ़र की जाएगी किसान सम्मान निधि की, लेकिन बंगाल के किसानों को नहीं मिल पाएगी क्योंकि अभी तक उन्होंने सूची अपनी नहीं भेजी थी। देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी किसानों की दयनीय अवस्था से ना संवेदनशील हैं, ना ही केंद्र सरकार की सुविधाओं को वहाँ तक पहुँचने दे रही हैं। वो चाहती हैं कि किसान उसी दयनीय अवस्था में बने रहे, उसी ऋण की अवस्था में पलता रहे और अपनी ज़मीन बेचता रहे। ममता बनर्जी वहाँ पूंजीपतियों के इशारों पर, बड़े व्यवसायियों के इशारे पे काम कर रही हैं। उनका गरीब किसान गांव से कोई लेना देना नहीं है। शेषनारायण जी, कल देखिए किसान सम्मान निधि के तहत 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए जाने, लेकिन उससे पहले बीजेपी का ये मूव, अगर बीजेपी ये आरोप लगा रही है तो इससे कितना जनता के मन पर फर्क पड़ेगा? क्योंकि कई ऐसी योजनाएं हैं जो वाकई ममता बनर्जी ने नहीं आने दी है। ममता बनर्जी वही अपने को चौधरी बनाने रखने के चक्कर में वो जो भैया डीबीटी है तुमको लिस्ट भेजना था, पैसा अपने आप जाता रहता।
कहीं उस पैसे पे नरेंद्र मोदी की फोटो थोड़ा ही लगी होती है, तो बैंक अकाउंट में जाता है ना। और हर स्टेट ने लिस्ट भेजा है, सबका पैसा ट्रांसफर हो रहा है। और इस वक्त 2000 रुपए अगर किसान को मिलता है, एक साधारण किसान को, 1-2 बीघे जमीन वाले को, तो उसके लिए बड़ी रिलीफ होती है। ये महीना जो है बहुत तकलीफ का महीना होता है नॉर्थ इंडिया में, किसानों के खाने पीने की तक की किल्लत रहती है, और उसको आप मना किए बैठी है। तो ये तो गैर जिम्मेदार तरीका है और इसकी तो निंदा की जानी चाहिए। और सबसे बड़ी खबर देखिए पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, जहां किसानों को केंद्र की मदद के मुद्दे पर बीजेपी और टीएमसी में बवाल छिड़ता दिख रहा है। बीजेपी का यह आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा सीधे किसानों के खातों तक पहुंचाने में अड़ंगे लगा रही है, लेकिन टीएमसी किसानों के मुद्दे पर बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। बंगाल में किसानों पर घमासान, किसानों पर बीजेपी टीएमसी में खींचतान, पीएम किसान योजना पर बढ़ी तकरार, किसानों की मदद पर ममता पर सवाल। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की गूंज अब पश्चिम बंगाल तक सुनाई पड़ने लगी है। खबर है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फोन पर धरने पर बैठे किसान नेताओं से बात की, तो बीजेपी ने ममता बनर्जी पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अड़ंगा लगाने का आरोप लगा दिया। पूरे भारतवर्ष में किसान सम्मान निधि का जो रुपया किसानों को पहुंच रहा है, लेकिन दुर्भाग्यशाली हैं बंगाल के किसान, जहां पर ममता बनर्जी उस पैसे को नहीं देने दे रही है। उसका कारण ये है कि ममता बनर्जी उसी पैसे को लेती हैं जिस पैसे को वो अपने ट्रेजरी में डाल सकती हैं। डायरेक्ट बेनिफिशियरी के पास अगर पैसा जाए तो ममता बनर्जी को बहुत तकलीफ है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर आरोपों की बारिश कर दी है। बीजेपी ने ममता पर पीएम किसान सम्मान निधि में अड़ंगे का आरोप लगाया है और किसानों को सीधे पैसे न देने का आरोप भी लगाया है। बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार सीधे 9 करोड़ किसानों के खातों में पैसे देना चाहती है, लेकिन ममता बनर्जी किसान सम्मान निधि मांग रही हैं। बीजेपी का दावा है कि ममता सरकार केंद्र की योजनाएं राज्य में लागू नहीं कर रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी पर लगातार हमलावर है और अब बीजेपी को किसानों के मुद्दे पर सूबे के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरने का मौका मिल गया है। बीजेपी ने सूबे के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि पीएम सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के अकाउंट में सीधे पैसा नहीं जाने देना चाहती है ममता बनर्जी, और बीजेपी किसानों की मदद के इस मुद्दे को सूबे में एक बड़ा मुद्दा बनाने में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ममता पर बीजेपी के हमले तीखे होते जा रहे थे, लेकिन ममता और उनकी पार्टी टीएमसी भी बीजेपी पर पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। किसानों के लिए ममता सरकार जो किया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं किया है। हर किसान यहाँ पर जो इंसेंटिव्स उसको मिल रहा है, जो प्रोटेक्शन मिल रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट वो स्कीम हो, उसका स्कीम में ज़्यादा रुपया तो स्टेट का ही जाता है और नाम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो तो ठीक नहीं है। आरोपों के इस दौर के बीच किसानों के मुद्दे पर अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ की भी एंट्री हो गई है। ममता को लगातार नसीहतें देने वाले राज्यपाल ने ट्वीट कर ममता सरकार को किसानों की मदद करने का पाठ पढ़ाया है। मैंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कहा है कि किसानों तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ न पहुंचने देना उनके साथ अन्याय करने के बराबर है। बंगाल में किसानों का मुद्दा जिस तरह से तेजी से उठ रहा है, उससे सीधे सीधे संकेत मिल रहे हैं कि कम से कम विधानसभा चुनाव तक तो बीजेपी इस मुद्दे पर ममता को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाली। उधर कृषि सुधार कानून के विरोध पर बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। कांग्रेस ने आज कृषि सुधार के विरोध में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 2 करोड़ किसानों का हस्ताक्षर होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के दावों पर सवाल उठा दिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर किसानों के फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप लगा दिया। तो फर्जी हस्ताक्षरों को लेकर के राष्ट्रपति जी के पास जाना, यह कांग्रेस का पुराना इतिहास है। अब कांग्रेस जन्मजात किसानों की विरोधी है। किसानों की हितैषी होती तो 60 साल में इतना मौका कांग्रेस के पास था कि किसान की कोई भी समस्या शेष नहीं रहती, और जो किसानों के दुश्मन हैं वो दोस्त बनने का नाटक कर रहे हैं। और मैं किसान भाइयों से भी एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ, वो राजनीतिक दलों के लिए अपने कंधे का इस्तेमाल ना होने दें, और सर्वाधिक संगठन इस समय सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के
पक्ष में। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भी कृषि सुधारों के विरोध पर कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करके उकसाने का आरोप लगाया। हमारे साथ में कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी हैं। सर, राहुल गांधी समेत तमाम जो सीनियर कांग्रेस के नेता है राष्ट्रपति भवन गए थे, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि जो ये बिल है ये किसानों के हित के बिल है और राहुल गांधी जी इसमें राजनीति करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये इनके खुद के चुनावी घोषणा पत्र में था कि हम अगर सत्ता में आए तो ये किसानों के लिए महत्वपूर्ण बिल है वो लाएंगे। तो इसलिए ये सिर्फ राजनीतिक स्टैंड है, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं दिखता इसमें। ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है किसानों की हितैषी नहीं है और ये भी कहना है कि वो जाना चाह रहे थे, पुलिस ने जाने की अनुमति नहीं दी और एक ट्रक जो है भर के लेटर वो तमाम हस्ताक्षर भी ले आए थे। 2 करोड़ जो है दावा है इनका। ऐसा है कि ये सब दावे झूठे हैं इनके और मैं तो ये कह सकता हूँ कि इसमें सिर्फ राजनीति के अतिरिक्त कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये किसानों को आज़ादी देने वाले बिल हैं और जहाँ एक तरफ किसानों से वार्ता हो रही है और निरंतर हमारे उनसे संवाद हो रहा है और आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से जैसा कि हमने उनसे कहा है किसानों से कि आप आइए और बैठकर इसके अंदर कुछ हल निकले, इस दिशा के अंदर हम जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी और विपक्ष वो नहीं चाहता कि इसमें कुछ हल निकले, सिर्फ वो राजनीतिक रोटियां सेककर उसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो कृषि सुधार कानून के विरोध में आज कांग्रेस ने राहुल गांधी की अगुवाई में राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने की कोशिश की। हालांकि मार्च की मंजूरी नहीं मिलने के बाद राहुल गांधी गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे और किसान आंदोलन के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। इससे पहले राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च निकालने की कोशिश कर रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। इस मार्च में प्रियंका गांधी भी नजर आई। हालांकि मार्च की मंजूरी नहीं होने की वजह से पुलिस ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को राष्ट्रपति भवन तक नहीं जाने दिया, जिसके बाद प्रियंका गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। पुलिस ने प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया। उन्हें बस में भरकर मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया। प्रियंका गांधी पुलिस थाने में भी धरने पर बैठ गई। हालांकि कुछ देर बाद प्रियंका और कांग्रेस के जो नेता थे उनको रिहा कर दिया गया। विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए हैं और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विद्रॉ करना ही पड़ेगा। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने कृषि सुधार कानूनों का विरोध करने पर राहुल और प्रियंका की समझ पर सवाल उठाए। उन्होंने प्रियंका गांधी को कृषि सुधारों को समझने की नसीहत दी। किसान आंदोलन और किसान कानून के मुद्दे पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के आरोपों पर हमारे साथ बात करने के लिए सत्यपाल सिंह हैं, बागपत से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री। सर, किस तरीके से उनके आरोपों को आप देखते हैं? देखिए, पहली बात तो मुझे इस बात की एक आशंका है कि राहुल गांधी जी और प्रियंका जी वो किसानों के मुद्दे को समझते भी हैं या नहीं। किसानों के मुद्दे को वही लोग समझ सकते हैं जो ज़मीन के नेता हों, जो ज़मीन में खेले हों, जिन्होंने ज़मीन में काम किया हो। ये तो इनको जो कोई लोग दूसरे लोग बताते हैं उसके हिसाब से ये लोग बोलते हैं। ये बात सही है कि किसानों के लिए जो 3 कृषि कानून भारत सरकार ने पास किए हैं वो किसानों के हित में हैं। अगर उनके ऊपर अगर कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई राजनीति कर रहा है, उनका काम केवल मात्र राजनीति करना है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं, केवल मात्र उनका एक अड़ंगा लगाना है। मैं ये भी कहता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ, अगर 3 कृषि कानून नए होते, इन विपक्ष को दूसरे किसी भी मुद्दे पर इसी प्रकार का जो आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करना था। सर, प्रियंका गांधी का ये कहना है कि कानून जो है इसको किसान सह नहीं सकता, सरकार समझ ही नहीं पा रही है किसानों की बात। मुझे तो ये डर लगता है कि प्रियंका जी इन कानूनों को समझती है। उन्होंने इस कानून पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। अगर वो पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद अगर वो बोले कि मैंने कानून पढ़े हैं और उसके बाद मैं बोल रही हूँ, तो इस बात को मैं मानूंगा।
वहीं कांग्रेस के विरोध के बीच सरकार ने कृषि सुधारों पर देश भर के राज्यों से 3 लाख से ज्यादा किसानों का समर्थन मिलने का दावा किया, जिसकी एक तस्वीर दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा से भी सामने आई, जहां से बड़ी संख्या में किसान कृषि सुधार कानून के समर्थन में नारेबाजी करते हुए नोएडा में महामाया फ्लाईओवर पर पहुंचे। इन किसानों ने कृषि सुधार कानून को किसानों के लिए फायदेमंद बताया। किसानों के लिए बनाए गए कानून को लेकर जहां दिल्ली के 3 से 4 बॉर्डरों पर किसान विरोध में खड़े हैं, तो वहीं इन कानूनों के समर्थन में नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर भी यहां पर किसानों का एक जत्था आया है, जो किसान संघर्ष समिति के बैनर तले आया है। ये लोग चाहते हैं कि यहां पर जो कानून है उसके वो समर्थन में आए हैं और इस समर्थन को लेकर एक ज्ञापन ये यहाँ से आज दिल्ली की तरफ भेजेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग ग्रेटर नोएडा से आए हुए हैं। हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में आए हुए हैं। जो उन्होंने काम किया है वो हम किसानों को बिचौलियों से मुक्त किया है, और कुछ गिने चुने विपक्षी लोग हैं जो हम सबको गुमराह कर रहा है, उसी के खिलाफ में हम लोग जा रहे हैं सरकार से अपनी बात रखने के लिए कि आप अपने मुद्दे पे कायम रहो। हम सब आपके साथ हैं। हम सभी किसान यूपी नोएडा ग्रेटर नोएडा से आए हैं, दूर दूर से। हम सब मोदी जी के फैसले का समर्थन करते हैं। आप लोग कितने लोग कहाँ से आए हैं किसान? हम लोग जो आए हुए हैं उत्तर प्रदेश से, अन्य जिलों से आए हुए हैं, ग्रेटर नोएडा और भी दूर दूर से आए हुए हैं। तो आप लोगों को लगता है कि जो कानून बना है वो पूरी तरह से किसान? हाँ, बिल्कुल किसान के हित में ये कानून बना है। ये जो कानून बना है ये किसान को मुक्त करने के लिए। अभी तक जो किसान हमारा बंधक बना हुआ था उसको हमारे मोदी जी ने आजाद कर दिए। इसीलिए कुछ बिचौलिया जो है ना, उनकी आवाज को दबाना चाह रहा है। ये हम लोग होने नहीं देंगे। आप ये बताइए कि जो किसान बिल है उसमें खूबियाँ के बजाय कमियाँ निकाल रहे हैं कुछ किसान, जो बॉर्डर पर लगातार विरोध कर रहे हैं। उन किसानों को उकसाया जा रहा है, उनको इसकी समझ नहीं है। जो है जबरदस्ती उनको यहाँ पे लाया गया है, और दूसरी पार्टियों के, विशेषकर जो भी कांग्रेस पार्टी के लोग आए हैं, उनके कोई भी समर्थन नहीं करता। हम सब बिल्कुल किसानों के समर्थन में, हम बिल्कुल किसान लोग हैं, किसानों के समर्थन में, क्योंकि ये आज तक किसानों को कितने साल से किसानों को जो भी परेशानी थी उनको उनकी गाय दुगनी करने के लिए, अच्छा करने के लिए बिल लाया गया है। कृषि सुधारों पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर किसानों को संदेश देंगे और इसके फायदे बताएंगे। इस दौरान पीएम 18,000 करोड़ की राहत भी बांटेंगे, जिसका फायदा करीब 9 करोड़ किसानों को मिलेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के सभी सांसदों, विधायकों और दूसरे नेताओं को ब्लॉक स्तर पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। तो प्रधानमंत्री कल दरअसल किसान सम्मान निधि के तहत 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए देने जा रहे हैं। हालांकि इसी के साथ साथ किसानों